हाय गाइस। आज हम बात करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइट के बारे में। जैसे हमने लास्ट टाइम पे देखा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके लॉज वगैरह देखे, उसके कॉज देखे, उससे इफेक्टिव होने वाले फैक्टर्स देखे। तो अब हम देखते हैं कि अगर रिफ्रैक्शन लाइट का किसी एक स्लेब के थ्रू हो, ठीक है। स्लेब यहाँ दो तरह से हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक स्लेब कुछ इस तरह से हो, ये तो हम अगर देखें तो इसके जो सरफेस हैं, अपोजिट सरफेस, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। और एक हो सकता है इस तरह का, जिसमें हम देखते हैं कि अपोजिट सरफेस जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो अगर किसी अपोजिट सरफेस पर पैरेलल, जिसके अपोजिट सरफेस पैरेलल हो, तो उस स्लेब से अगर हम एक लाइट का रिफ्लेक्शन करवाएं तो क्या होगा। तो यहां देखिए कि हमारे पास एक स्लेब है, ये कोई स्लेब है, इसकी मोटाई मान लीजिए टी है, ठीक है। मान लीजिए कि जो इसकी थिकनेस है वो कितनी है, टी है। ये तो ये अगर टी है हमारी, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसको ये नॉर्मल है हमारा, ठीक। तो यहां देखें, अगर इस स्लेब की मोटाई टी है, हमने मान लिया कि थिकनेस ऑफ द स्लेब इज टी, तो देखिए ये इस स्लेब के अपर सरफेस पर एक पॉइंट है ए, जहां पर एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है। ये एक्स ए क्या है, इंसिडेंट रे। इसको शॉर्ट में हम लिख लेते हैं आई आर, इंसिडेंट रे। पॉइंट ए पर स्ट्राइक करती है। तो ये हमारा एयर था, ये स्लेब है ग्लास। तो यहां रेयर से डेंसर में लाइट एंटर कर रही है। तो ये लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ, बेंड हो गया किसकी ओर, सॉरी नॉर्मल की ओर। तो नॉर्मल की ओर हमारी लाइट बेंड हो जाती है, और इसका ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन अब ये इस पाथ पर जा रही है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि ये पाथ क्या हुआ, चेंज हो गया इसका। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आई आर, और इसका नाम होगा हमारा, ये होगा रिफ्रेक्टिव रे, आर आर इसको हम लिख सकते हैं। रिफ्रेक्टेड रे है, तो ये एंगल जितना वो डेविएट हुआ है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई माइनस आर। इसको मैं समझाता हूं कैसे। देखिए, जैसे ये हमारा नॉर्मल था, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल मैथमेटिकली इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग अगर ये पूरा आई है, तो ये भी पूरा क्या होगा, आई ही होगा पूरा। लेकिन अब देखिए, अगर यहां से मैं इसमें एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये पूरा एंगल आई था, और ये एंगल जो हमने ड्रॉ किया है, ये मान लीजिए कि ये है अल्फा। तो अगर ये एंगल अल्फा है, तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना होगा। तो ये बचा हुआ पोर्शन जो होगा, पूरा कितना था, आई, इधर कितना निकल गया, अल्फा। तो बचा क्या, तो हमारे पास बचा ये इतना पोर्शन, जिसकी वैल्यू होगी आई माइनस अल्फा। तो इसी तरह से यहां पर देखिए कि ये जो हमारा, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमने वहां पर इसको अल्फा के बजाय क्या माना है, आर। तो ये हो गया हमारा आर, टोटल था आई, और अल्फा किसमें कन्वर्ट हो गया, आर में। तो ये हो गया आई माइनस आर। तो इस तरह से हमने ये देखा कि एंगल ऑफ डेविएशन हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के डिफरेंस के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है और ये इंसिडेंट एंगल है, ठीक है। आई ए, आर ए और डी ए, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां पर हमने देखा, अब यहां से यहां तक इसको सेम मीडियम मिलता गया। तो यहां से यहां तक सेम मीडियम होने की वजह से यहां पर हम देखते हैं कि ये अपने ही पाथ पर ट्रेवल करता है, और दोबारा जाकर के दूसरे सरफेस के पॉइंट बी पर स्ट्राइक करता है। तो अब यहां पर हमारा जो लाइट है, वो पॉइंट बी पर जब स्ट्राइक करेगा, तो इसके बाद ये फिर से कहां चला जाएगा, एयर में चला जाएगा। यहां इसके पास क्या था, डेंसर मीडियम है, ये रेरर है हमारा, ये रेरर है, और ये क्या है, डेंसर है। ये है हमारा डेंसर, ये ग्लास है और वो एयर है। ये हमारा क्या है, एयर, और ये क्या है, ग्लास। तो अब हमारी लाइट जो है वो डेंसर टू रेरर जा रही है।
तो अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि डेंसर से जब रेरर में जाती है तो हमारा जो लाइट होता है वो क्या होता है, हमारे नॉर्मल से दूर हट जाता है, ठीक है, बेंड टुवर्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल था और इसको यहां जाना चाहिए था, बट ये और इससे दूर हट गया है। तो यहां पर फाइनली अब हम देखते हैं कि हमारा रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स हुआ। तो यहां पर हमारा 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन क्या हमारा पाथ चेंज हुआ? चलो इसको जरा मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप इस जगह पर खड़े हुए हो, ठीक है, और यहां से ये आपका कोई एक रेफरेंस ऑफ लाइन है, इससे 30 डिग्री पर जाते हो जब आप, तो आप बलरामपुर पहुंचते हो। इससे 45 डिग्री पर, बलरामपुर कितने पे है, 30 डिग्री पर है, ठीक है। और यहां से अगर आप मान लीजिए 40 डिग्री पर जाते हैं तो आप उतरौला पहुंच जाते हैं, उतरौला पहुंचते हैं। और अगर आप इससे मान लीजिए 60 डिग्री पर जाते हैं, ये आपका 60 डिग्री हो गया, तो मान लीजिए ये आप कहीं और पहुंच जाते हैं, मान लीजिए इटावा, ठीक है। तो अब यहां देखिए, अगर आप गलती से 30 डिग्री के बजाय आपको जाना था बीएलपी, तो आपको बलरामपुर जाना था अगर, तो आपको 30 डिग्री पर चलना चाहिए था। लेकिन अगर गलती से आप 30 डिग्री के बजाय कहां चले गए, 40 डिग्री पर, तो आप बलरामपुर पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि आप रास्ता भटक गए हैं, ठीक है। ये रोड जानी थी और आप यहां चले आए हैं। लेकिन अब सोचिए कि अगर आप यहां से ना चल करके यहां से अगर ऐसे 30 डिग्री पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये रोड, जैसे मान लिया ये रोड था, ये रोड कहां जाती है, बलरामपुर जाती है। आप पहले इस साइड पे चल रहे थे, इस साइड पे जा रहे थे, तो कहां पहुंचते, इस रोड के अगर इस साइड पे आप जाते हैं तो कहां पहुंचते, बलरामपुर। लेकिन अगर मान लीजिए आप थोड़ी देर बाद यहां इस साइड पे चलने लगते हैं, तो क्या आप बलरामपुर नहीं पहुंचेंगे, तब भी तो बलरामपुर पहुंचेंगे। लेकिन क्या हुआ, आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। आप अभी इस किनारे चल रहे थे, अब अगर मान लीजिए सड़क की मोटाई कितनी है, सड़क की चौड़ाई मान लीजिए 2 मीटर है, तो आप अपने पास से 2 मीटर शिफ्ट हो गए हैं नीचे की तरफ, और आप ऐसे जा रहे हैं। लेकिन अभी भी कहां पहुंचेंगे, अभी भी आप पहुंचेंगे बलरामपुर ही। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आपका रास्ता नहीं बदला है, यहां आपका जहां टारगेट था बलरामपुर जाने का, आप उसी टारगेट के रास्ते पर हो, बस आप थोड़ा सा शिफ्ट हो गए हो, ठीक है। उसमें केवल लिटरल डिस्प्लेसमेंट आया है, जैसे आप पहले 1 मीटर इधर जा रहे थे, अब 1 मीटर इधर से जा रहे हैं। तो यहां पर केवल डिस्प्लेसमेंट आया, शिफ्ट हुए हैं आप रास्ता नहीं भटके हैं, डेविएशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो अब हम अगर इंसिडेंट रे और हमारे इमरजेंट रे, इन दोनों को अगर हम देखें तो यह दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब जिस रास्ते से ये जाना चाहता था पहले, उसी रास्ते पर ही जा रहा है, बस लेफ्ट के बजाय राइट साइड से जा रहा है। रोड पे आपको लेफ्ट चलना चाहिए, आप राइट साइड से चल रहे हो, लेकिन जाओगे वहीं। तो यहां पर हमने देखा कि अगर किसी ऐसे स्लेब के थ्रू रिफ्रैक्शन कराया जाता है जिसके अपोजिट सरफेस पैरेलल होते हैं, तो वहां पर रिफ्रैक्शन 2 बार होता है, लेकिन डेविएशन नहीं होता है, पाथ में डेविएशन नहीं होता है। रिफ्रैक्शन 2 बार कैसे हुआ, एक बार यहां और एक बार यहां। रिफ्रैक्शन हुआ एक्चुअल में, हाँ हुआ। कैसे, जब यहां से यहां एंटर करता है तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हुआ और इसका वेलोसिटी भी चेंज हुआ, स्पीड। और यहां पर देखते हैं फिर जब ये यहां से यहां एंटर करता है तो इसका पाथ, डायरेक्शन फिर चेंज हुआ और इसकी साथ ही साथ स्पीड भी चेंज हो गई। तो रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, दोनों बार रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन फाइनली क्या नहीं आया, डेविएशन नहीं आया। यहां पर क्या मिला है हमें, डिस्प्लेसमेंट मिला है, ठीक है। तो चलो अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये कितना डेविएट हो जाएगा, तो क्या हम इसको फाइंड कर सकते, डेविएट नहीं, डिस्प्लेस, ये कितना शिफ्ट होगा, इसको हम फाइंड करना चाहते हैं। तो बताओ इस फिगर के अकॉर्डिंग कितना शिफ्ट हो रहा है, यही लेंथ तो है इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो कितना है, बी वाई। हम बी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, चलो कैलकुलेट करते हैं बी वाई की वैल्यू।
तो हमने मान लिया है कि थिकनेस क्या है ग्लास की थिकनेस, इसको मान लेते हैं ये है पॉइंट सी, मान लीजिए ये पॉइंट सी है। तो देखें तो इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में ये राइट एंगल क्यों है, क्योंकि ये नॉर्मल था और नॉर्मल सरफेस के साथ हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं अलग से बना देता हूं, ये देखिए यहां पर ऐसे एंगल यहां है आपका, एंगल क्या है आर, यहां 90 डिग्री है और यह है सी, यह है बी, यह है ए। हमें क्या पता है इसमें, हमें ये लेंथ नहीं पता है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये ए बी वाई, दो ट्राइंगल है और इस दोनों ट्राइंगल में कौन कॉमन है ए बी। हमारे पास एक और ट्राइंगल है और ये है बी, ये है वाई और ये है ए। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो ए बी इसमें भी है और ए बी इसमें भी है, ये ए सी बी और ए वाई बी ये ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल को लेकर के हम बी वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए बी वाई। तो हमें बी वाई चाहिए तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां पर इस ट्राइंगल में हमें इसकी लेंथ पता है एसी की, एसी की लेंथ कितनी है ये इतनी है, कितना टी, जो कि थिकनेस है किसका ग्लास का। तो हमें ये पता है, तो ये हो गया हमारा एंगल, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस और ये हुआ हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस सॉरी इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देंगे cos थीटा। इन ट्राइंगल एबीसी cos थीटा की वैल्यू कितनी है r, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है t, हाइपोटेनियस की वैल्यू कौन है AC नहीं AB, ये हो गया AB और ये हो गया cos थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे r, तो ये हो गया cos r। तो यहां से AB की वैल्यू क्या मिली, तो AB इक्वल टू मिल जाता है T अपॉन cos r, ये हमें मिलता है cos r, ठीक है। अगेन इन ट्राइंगल ए बी वाई, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये यहां पर ये 90 डिग्री है, ठीक। तो ए बी वाई, इसमें हम बी वाई ही निकालना चाहते हैं। तो एंगल कहां है, एंगल इसमें यहां है, कितना है आई माइनस आर, ये तो एंगल के सामने वाला साइड ही परपेंडिकुलर होता है, तो इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन हमें मिल पाएगा। तो इसलिए हम यहां पर इसको यूज करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा साइन थीटा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आई माइनस आर, आई माइनस आर। तो परपेंडिकुलर कितना है बी वाई, थीटा के सामने साइड बी वाई है, तो बी वाई अपॉन ए बी, हाइपोटेनियस कितना है ए बी। तो ए बी की वैल्यू तो हमने पहले भी निकाली है, ए बी की वैल्यू कितनी आई है टी बाई कॉस आर, ठीक है। तो यहां से हम बी वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो ये मिल जाता है बी वाई इजकल टू ए बी साइन आई माइनस आर। अब ए बी की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा बी वाई इजकल टू ए बी की वैल्यू है टी बाई कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। हमने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर दी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने ए बी की वैल्यू पुट कर दी है। तो ये हो गया हमारा t, और cos r को हम लिख सकते हैं sec r इंटू साइन आई माइनस आर। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आता है हमारा, वो हम इन दोनों में से किसी फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट by की वैल्यू। अब इसी के साथ ये चैप्टर हुआ फिनिश, और इसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक, चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, मेरे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए रे ऑफ लाइट ऑफ ए वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रॉम सफर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास, ANG is equal to 3/2, फाइंड द वेवलेंथ इन द ग्लास। हमें देखिए, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है लैम्डा इन एयर, लैम्डा इन एयर कितना 5400 एंगस्ट्रॉम। ठीक, फिर हमें गिवन है ए म्यू जी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, ये कितना दिया गया है 3/2। हमें फाइंड करना है लैम्डा डैश यानी लैम्डा इन ग्लास, लैम्डा इन ग्लास हमें ये फाइंड करना है। तो हमने इसका फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है म्यू ए जी इजकल टू हो जाएगा ए अपॉन लैम्डा जी। तो यहां से लैम्डा जी इजकल टू लैम्डा ए बाई म्यू ए जी। तो लैम्डा ए की वैल्यू कितनी है 5400 एंगस्ट्रॉम है, तो आंसर एंगस्ट्रॉम में ही आएगा, और ये हो जाएगा 3/2, ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो 5400 इंटू 2 अपॉन 3, और 3 8 जा 3 18 जा 18 2 जा 3600 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द लैम्डा इन ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नए बुक के अकॉर्डिंग, नूतन की बुक जो आपके क्लास में लगाई गई है स्कूल में, उसके थ्रू है। आप जल्दी से जल्दी अपना बुक ले लीजिए और उससे न्यूमेरिकल कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें स्पीड इन ग्लास दिया गया है, तो v इन ग्लास ये हमें दिया गया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर क्या गिवन है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। हमें स्पीड इन एयर, स्पीड इन एयर को किससे लिखते हैं c से, तो इसको हम लोग केवल v से लिख देते हैं। c इजकल टू क्वेश्चन मार्क, और आपको फिर से दिया गया है ANG इजकल टू 3/2। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, n को ही हम म्यू से भी लिखते हैं, तो ये हमारा AG इजकल टू C/V ये होता है। ठीक है, तो C इजकल टू क्या हो जाएगा, C को रोक लेंगे, V को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा A म्यू जी इंटू V। इसकी वैल्यू 3/2 इंटू V की वैल्यू 2 × 10⁸, फिर 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिल जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इतना किलोमीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यहां पर आपको मीडियम का निकालना है, तो C आपको पता है, C 3 × 10⁸ मीटर होता है। सेम क्वेश्चन है, आप म्यू की आपकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वैल्यू रख करके ये निकाल लेना है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, एक चीज और, स्पीड की लाइट की स्पीड जो दी गई है आपको, वो किलोमीटर पर सेकंड में दी गई है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी हो गया। चलो एक 4th और 5th बता देता हूं, 4 और 5th। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये सीधा सीधा है, बट पता नहीं आपको फार्मूला याद है या नहीं। ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, और एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का निकालना है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में मैंने पढ़ाया था, जस्ट पलट देंगे, तो इसको भी नहीं बताता हूं।
फिफ्थ बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए, ए रे ऑफ लाइट फॉल एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, I is equal to 45 degree and the corresponding angle of the refraction is 30 degree. R is equal to 30 degree. Find the refractive index of the medium. refractive index आपको find करना है। तो म्यू आपको फाइंड करना है, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, तो ये हो जाता है साइन आई की वैल्यू 45 अपॉन आर साइन 30। ठीक, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो जो नीचे है वो सबसे ऊपर, ये वाला यहां जाएगा। ठीक है, तो ये 2 1 जा 2, 1 1 जा √2, तो हम इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन √2। तो √2 से एक √2 कैंसिल हो गया और ये बच गया √2, मतलब 1.414। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ए रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट इतना, एंगल इज 30, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आर आपको फाइंड करना है, निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल भी फिनिश। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। एक प्रिज्म से लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होगा। ठीक है, ये होता है फिनिश।